प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन यूरेनियम का विशेष रूप से हम इस पे देखेंगे कि यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन कैसे होता है, उससे कितनी ऊर्जा हमें मिलती है उसके विखंडन से, और विखंडन उत्पादों में किस प्रकार से द्रव्यमान ऊर्जा का वितरण होता है। तो सबसे पहले हम नाभिकीय विखंडन कहते किसे हैं? जब कोई भारी नाभिक दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और उससे भारी मात्रा में हमें ऊर्जा मुक्त होती है मिलती है, तो उसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे कि यहाँ हमने एक नाभिकीय अभिक्रिया यूरेनियम के लिए दिखाई है कि यूरेनियम 235 का जो नाभिक है उस पर जब न्यूट्रॉन का प्रहार होता है तो अस्थायी नाभिक बनता है यूरेनियम 236 का, और ये अस्थायी नाभिक जब टूटता है तो बेरियम 141 क्रिप्टॉन 92 बनाता है, और इस क्रिया में 3 न्यूट्रॉन और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। तो सामान्यतः जो विखंडन उत्पाद हैं उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं, और अगर हमें विखंडित उत्पाद स्थायी नहीं प्राप्त होते हैं तो ये बीटा माइनस सक्रिय होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, और ये एक छोटी सी ये जो उत्पाद हैं ये एक छोटी रेडियो एक्टिव श्रेणी से गुजरते हैं, और इस श्रेणी को हम कहते हैं फिशन डिके चेन, विखंडन श्रृंखला। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण हमने दिखाए हैं कि जो जैसे जिनॉन है, ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है कि यूरेनियम के विखंडन से 141 बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने। अब तक जो हमारा जो नाभिक का विखंडन यूरेनियम का किया गया है वो 40 अलग अलग तरीके से करके लगभग 80 अलग अलग तरह के नाभिक उत्पादों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि यूरेनियम के विखंडन से केवल बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनता है, ये उचित नहीं है। अब यहाँ पर कुछ हमने फिशन डिके रिएक्शंस दिखाई हैं, फिशन की जो क्षय श्रृंखलाएँ हैं वो दिखाई हैं, जिसमें जब उत्पाद स्थायी नहीं बनता तो किस प्रकार से वो रेडियोएक्टिव श्रेणी को से गुजरता है। तो जैसे हम एक उत्पाद के रूप में जब जिनॉन बना जो कि अस्थायी है, वो 16 सेकंड में बीटा माइनस डीके करके सीजियम में बदलता है, और ये सीजियम भी स्थायी नहीं है, इसलिए ये 66 सेकंड में बीटा माइनस डीके करके बेरियम 140 में बदलता है, और ये बेरियम भी पुनः स्थायी नहीं होने के कारण 12.8 दिनों में बीटा माइनस डीके करके लैंथेनम में बदलता है, और ये लैंथेनम 40 घंटे में विघटित होकर बीटा माइनस डीके करके सीरियम में बदलता है जो कि स्थायी है। ये सबसे लंबी विखंडन क्षय श्रृंखला का उदाहरण है जो अब तक हमारे पास उपलब्ध है, और अन्य उदाहरण भी हमने यहाँ दिए हैं। जैसे बेरियम की 141 की जो श्रृंखला है कि बेरियम 141 18 मिनट में विघटित होकर बीटा माइनस डीके द्वारा लैंथेनम में, और ये लैंथेनम 37 आर में बीटा माइनस डीके करके सीरियम में, और ये सीरियम 33 डेज़ में बीटा माइनस डीके करके प्राइशियम में बदलता है। तो इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि जो नाभिकीय विखंडन उत्पाद बने वो एक बार में ही हमें स्थायी प्राप्त हो, और ये आगे रेडियो एक्टिव डीके से वापस से हमारे पास स्थायी नाभिक में बदलते हैं। अब इसमें कुछ और हम देखने जा रहे हैं कि जब एनर्जी विखंडन की प्रक्रिया होती है उस विखंडन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कितनी होती है, उसका आइडिया यहाँ पर हमने लगाया है। जैसे यूरेनियम का मान लो, तो यूरेनियम का एक जो नाभिक का द्रव्यमान है यूरेनियम 235 विघटित हो रहा है, उसके एक नाभिक का जो द्रव्यमान है वो है 235.0427 AMU, और जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान भी हमने AMU में लिखा है। मान लिया इस विखंडन में यूरेनियम के बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहे हैं तो उनके द्रव्यमान भी हमें दिए गए हैं। अब जो द्रव्यमान क्षति होती है वो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो द्रव्यमान क्षति होती है वही ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा होगी, जो क्रिया में भाग ले रहे थे नाभिक, उनका मान हो गया यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का हमने कुल द्रव्यमान निकाल लिया, और इन दोनों का कुल द्रव्यमान आता है 236.0514। अब हम जो उत्पाद नाभिक हैं उनका द्रव्यमान निकालते हैं, और उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान में हमारे पास बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, और इन तीनों का जब हम द्रव्यमान का योग करते हैं तो मुझे मिलता है 235.8361, और द्रव्यमान क्षति दोनों को घटाने पर मुझे मिल जाती है 0.2153 AMU के बराबर, और एक AMU मुझे मालूम है 931.5 MeV के बराबर है। इसलिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो हो जाएगी 200.552 MeV, और अगर इसके आधार पर मैं 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन के लिए मुक्त ऊर्जा का मान निकालूं
तो सबसे पहले मैं 1 ग्राम में यूरेनियम 235 परमाणु की संख्या निकालूंगी, क्योंकि एक परमाणु के विखंडन पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो मुझे पता है। तो 1 ग्राम में परमाणु की संख्या निकालने के लिए हम अवोगाड्रो संख्या का सहारा लेते हैं कि किसी भी परमाणु के, किसी भी नाभिक के, किसी भी पदार्थ के, जैसे यहाँ यूरेनियम में कह रही हूँ, ग्राम अणु भार में जो आपके पास अणुओं की संख्या होती है वो 1 मोल के बराबर होती है। तो यहाँ यूरेनियम के 235 ग्राम में अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23। इसलिए 1 ग्राम में यूरेनियम 235 परमाणुओं की संख्या मैं निकाल सकती हूँ, और वो मुझे प्राप्त होगी 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235। यानी कि अब इसको, इस संख्या को अगर मैं एक परमाणु में जो ऊर्जा मुक्त हुई है विखंडन में यूरेनियम के, वो उससे गुणा कर दूं तो 1 ग्राम में कितनी विखंडन में ऊर्जा मुझे मिलेगी, और वो ऊर्जा मुझे मिल जाती है 5.14 इंटू 10⁻23 MeV। या फिर इसको जूल में निकालें तो हमें मिलती है 8.224 इंटू 10⁻10 जूल, और अगर इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करें तो मुझे मिल जाती है 2.284 इंटू 10⁻4 किलोवाट आवर। और ये जो ऊर्जा मुझे मिली है 1 ग्राम विखंडन से यूरेनियम के, ये ऊर्जा लगभग 2560 किलोग्राम कार्बन को जलाने से प्राप्त होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूरेनियम के विखंडन में कितनी अधिक ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो नाभिकीय विखंडन एक तरह से ऊर्जा का बहुत अधिक वृहद स्रोत है, जिसका अगर शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकेगा तो यह ऊर्जा अगर जो मुक्त हम प्राप्त करेंगे तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा विनाशकारी साबित हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो हमने ये पाया कि जो नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वो 10⁻⁻12 से भी बहुत कम समय में घटित हो जाती है, और इस समय के अंदर हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी इससे निकलते हैं। तो वो न्यूट्रॉन जो कि 10⁻⁻14 सेकेंड के भीतर ही उत्सर्जित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं तात्कालिक न्यूट्रॉन, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। और अधिकतर न्यूट्रॉन जो विखंडन में निकलते हैं वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन ही होते हैं। अब ये बात अलग है कि इनमें से कितने न्यूट्रॉन विखंडन करने में सक्षम होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम आगे अध्ययन करेंगे। अब जब न्यूट्रॉन का जो, और ये जो न्यूट्रॉन जो कि बाद तक प्रक्रिया के निकलते रहते हैं, विखंडन प्रक्रिया के लगभग 1 मिनट तक उत्सर्जित होते रहते हैं, ये विलंबित न्यूट्रॉन, डिलेड न्यूट्रॉन कहलाते हैं। लेकिन हालांकि ये डिलेड न्यूट्रॉन जो हमें मिलते हैं इनका प्रतिशत बहुत कम है। अधिकतर न्यूट्रॉन जो निकलते हैं वो तात्कालिक न्यूट्रॉन ही होते हैं। अब यहाँ पर हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो यूरेनियम के विखंडन का अध्ययन करने जा रहे हैं। और यूरेनियम के विखंडन में हम पाते हैं कि 3 समस्थानिक हमें प्रकृति में मिलते हैं यूरेनियम के। यूरेनियम 234 जिसकी मात्रा बहुत अल्प होती है, यूरेनियम 235 जिसका कि हम अल्प ऊर्जा के न्यूट्रॉनों, जिसको हम कि तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं, जिनकी ऊर्जा 0.025 EV होती है, जो कि ताप पर किसी भी न्यूट्रॉन के पास हो सकती है, वो उन तापीय न्यूट्रॉनों के द्वारा यूरेनियम 235 का विखंडन किया जा सकता है। लेकिन यूरेनियम 238 का जब विखंडन हम करने चाहते हैं तो हमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 1.1 MeV या उससे अधिक होती है। इसलिए यूरेनियम 235 का विखंडन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के अलावा हम उच्च ऊर्जा के फोटोनों जिनकी और गामा किरणों से भी कर सकते हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक हो, यानी 5 MeV के बराबर हो। तो जनरली हमारे पास यूरेनियम 235 का विखंडन करना ज़्यादा आसान है बजाय यूरेनियम 238 के। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो हमें किस प्रकार से विखंडन लब्धि का मान द्रव्यमान संख्या के आधार पर प्राप्त होता है। विखंडन लब्धि का मतलब क्या है कि वो उत्पाद जब हमने विखंडन किया तो हमें विखंडन के फलस्वरूप क्या उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उनकी जो बनने की संभावना है वो हम यहाँ प्रतिशत में दिखा रहे हैं। और चूँकि ये -10⁻⁻5% से लेकर 7% तक वेरी होता है, इसलिए यहाँ पर y अक्ष पर जो विखंडन लब्धि दिखाई गई है वो विखंडन लब्धि हमारे पास लघु गुणक में है, ये हमें ध्यान रखना है। और x अक्ष पर हमारे पास द्रव्यमान संख्या है। तो और यहाँ पर हम 2 तरह के यूरेनियम का विखंडन दिखा रहे हैं, 2 तरह से। एक कर्व है जिसमें हमने तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा जब यूरेनियम का विखंडन हुआ तो विखंडन लब्धि कैसे प्राप्त होती है द्रव्यमान संख्या के साथ, वो दर्शाई है। और दूसरे वक्र में हमने जब 14 MeV के न्यूट्रॉनों के साथ यूरेनियम 235 का विखंडन किया है तो किस तरह से हमें विखंडन लब्धि प्राप्त हो रही है वो दर्शाई गई है। तो यहाँ जब हम इस कर्व को देखते हैं
तो मुझे ये साफ दिख रहा है इसमें कि दो पीक मुझे मिल रहे हैं। एक मिलता है पीक 95 द्रव्यमान संख्या के आसपास और दूसरा पीक मुझे मिलता है 140 द्रव्यमान संख्या के आसपास। ये बात ध्यान रखें हैं कि ये जो दोनों पीक हैं ये शार्प नहीं है, ब्रॉड हैं, चौड़े हैं। यानी इनकी जो चौड़ाई है पीक की, अगर पहले नाभिक की मैं चौड़ाई देखूं तो पहले जो पीक की चौड़ाई है वो लगभग मिलती है मुझे 95 से, पर इसका पीक है तो ये फैलाव जो मुझे मिल रहा है इसका वो है 85 से 105 के बीच, 85 से 105 के बीच इस पीक की चौड़ाई मुझे प्राप्त होती है। और दूसरा पीक जो मुझे मिल रहा है वो दूसरा पीक मुझे जो मिलता है वो है 140 पे, और इस जो पीक की चौड़ाई है वो है 130 से 150 के मध्य। तो यानी जो दो उत्पाद बन रहे हैं, एक तो बन रहे हैं 85 से 105 के मध्य और दूसरा उत्पाद जो बन रहा है उसकी द्रव्यमान संख्या है 130 से 150 के मध्य। यानी कि जो दोनों उत्पाद बन रहे हैं वो सममित नहीं हैं, बराबर द्रव्यमान संख्या के नहीं है। यानी यूरेनियम के असममित विखंडन की संभावना अधिक है, दो बराबर द्रव्यमान संख्या वाले उत्पादों में टूटने की संभावना कम है। सममित विखंडन की संभावना केवल तब होती है जब नाभिक जिसके उसका विखंडन करवाया जा रहा है उसकी उत्तेजन ऊर्जा को बढ़ाया जाए, तब हमें सममित विखंडन की संभावना अधिक मिलती है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो विखंडन उत्पाद मुझे मिल रहे हैं उनके द्रव्यमान वितरण से किस प्रकार से हम उनका गतिज ऊर्जा वितरण भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक कर्व हम दिखा रहे हैं जिसमें गणन संख्या, न्यूट्रॉनों की जो विखंडन उत्पादों की जो गणन संख्या है उसका ऊर्जा के साथ एक कर्व दिखाया गया है। और इस कर्व में भी दो पीक मुझे मिल रहे हैं। एक पीक मिल रहा है 61.4 MeV के आसपास और दूसरा मिल रहा है 93.1 MeV के आसपास। जो हमने ये देखा है इस वक्र में जो दोनों पीक हैं ये भी वापस से चौड़े पीक हैं, ये हमारे पास शार्प पीक नहीं है। जो अधिक ऊर्जा का पीक है वो हल्के उत्पाद नाभिक के लिए है और जो कम ऊर्जा का पीक है वो भारी उत्पाद नाभिक के लिए हमें मिलता है। और ये हमने देखा अधिक ऊर्जा वाले पीक की जो ऊंचाई है वो कम है और कम ऊर्जा वाले पीक की जो ऊंचाई है वो अधिक है, उसकी चौड़ाई अधिक है। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो जो अधिक ऊर्जा वाले उच्चिष्ट हमें जो मिल रहा था उसकी ऊंचाई क्या है, अधिक ऊर्जा वाले पीक की जो एक तरह से उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है। यानी दोनों उच्चिष्टों द्वारा अगर मैं घेरा हुआ क्षेत्रफल देखूं तो हायर ऊर्जा वाले जो आपके पास उच्चिष्ट था उसकी चौड़ाई कम है, जो कम ऊर्जा वाला उच्चिष्ट था उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो ओवरऑल दोनों के अंदर जो एरिया घेरा गया है, एरिया अंडर द कर्व है, वो समान है दोनों के अंदर। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है देखने से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हम ये पाते हैं कि गति ऊर्जा का हमने मापन कैसे किया। तो जो हम उत्पाद हैं उनको एक आयनीकरण प्रकोष्ठ से गुजारते हैं और आयनिक आयनीकरण प्रकोष्ठ से गुजारकर उनका आयनीकरण जो धारा हमें मिलती है उसके आधार पर हम गति ऊर्जा का मापन करते हैं। तो जो भारी विखंडन हो रहा है, अगर दो नाभिक हमें जो मिल रहे हैं विखंडन के अवसर वो दोनों नाभिक भारी हैं, इसलिए हम न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं उनके द्रव्यमान को अगर नगण्य मान लें तो संवेग संरक्षण नियम से मुझे मिलता है m1v1 = m2v2, जहाँ m1 m2 क्या है, जो मेरे पास उत्पाद नाभिक बन रहे हैं उनके द्रव्यमान हैं और v1 और v2 उनके वेग हैं। तो संवेग कितने हो जाएंगे उनके, m1v1 और m2v2। चूँकि न्यूट्रॉनों का संवेग हम नगण्य मान रहे हैं इसलिए संरक्षण नियम से m1v1 का मान m2v2 के बराबर हो जाता है। अब इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हम निकालने जा रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात E1/E2 हो जाएगा, हाफ m1v1² अपॉन हाफ m2v2²। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे दोनों जगह m1 से गुणा किया है और m1 से भाग भी दिया है, इसी तरह m2 से गुणा भी किया है और m2 से भाग भी दिया है। तो ये बन जाता है m1v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2v2 का होल स्क्वायर इंटू m2/m1। और चूँकि m1v1 का मान m2v2 के बराबर है इसलिए ऊर्जाओं का जो अनुपात मुझे मिलता है वो मिल जाता है m2/m1 के बराबर। और ये जो ऊर्जाओं का अनुपात है ये मेरे पास लगभग 95/140 पे अगर मैं रेशो निकालती हूँ तो लगभग 68/99 के आसपास मिलता है, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये जो है पीक जो मुझे मिल रहे हैं वो लगभग 61.4 ऊर्जा के और 93.1 ऊर्जा के मिलते हैं। इस प्रकार से विखंडन में किस प्रकार से द्रव्यमान वितरण
से उनका ऊर्जा वितरण हम निकाल सकते हैं, यानी कि कम द्रव्यमान का जो ऊर्जा है उसकी अधिक होगी और अधिक ऊर्जा नाभिक वाले अधिक द्रव्यमान वाले नाभिक की ऊर्जा कम मिलेगी। अब ये था आपके पास किस प्रकार से विखंडन में द्रव्यमान वितरण और ऊर्जा का वितरण होता है, ये हमने देखा है। अब एक प्रश्न आपके लिए है कि अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम का मैं विखंडन करूं तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, वो एमईवी में, जूल में और किलोवाट आवर में आपको निकालनी है। 1 ग्राम के लिए हमने काम किया है ताकि आपको आइडिया मिले कि किस प्रकार से यूरेनियम विखंडन से बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। धन्यवाद।